अगर आप एक एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के मरीज हैं या आपके घर में कोई पेशेंट है जिसका HLA-B27 पॉजिटिव है, तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा पेशेंट क्रिकेट या फुटबॉल जैसे हाई इंटेंसिटी गेम्स खेल सकता है। क्योंकि देखो, दर्द, ऐंठन और जकड़न इतनी ज़्यादा होती है, पोस्चर इतना खराब होता है कि पेशेंट को पीड़ा होती है। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से विद प्रूफ हम आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहेंगे कि देखो, होम्योपैथी के साथ अगर अक्लमंदी में पेशेंट को मैनेज किया जाए, उसका इलाज उसके हित में किया जाए, तो ऐसा पेशेंट इस तरह के गेम्स भी खेल सकता है, यानी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है और HLA-B27 को आसानी से बिना स्टीरॉयड, बिना पेन किलर के मैनेज किया जा सकता है। अब आप समझदार हैं, रिजल्ट पाना चाहते हैं, आप तकलीफ में हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अब भाई, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दवा नहीं है। क्योंकि जब आप मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो देखो, प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। हमें आपको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, NSAID देनी है। तकलीफ ज़्यादा होने पर स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, TNF इनहिबिटर जैसी कुछ दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। पर देखो, ये सिम्टोमेटिक सोल्यूशन है या फिर कुछ हद तक टेम्परेरी सोल्यूशन है। आप HLA-B27 को पूरी तरह से क्या खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक मार्कर है। आप इसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। अब मैनेज कैसे करेंगे? उसके लिए होम्योपैथी के संग में एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है जो कि मरीज को समझना होता है। अगर आपने समझ लिया तो आप भी घर पे रह के अपने एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को बेहतर कर सकते हो। तो जब हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो 3 लेवल पे आता है। पहला हो गया डाइटरी लेवल। भाई, अगर आप अपने भोजन में बदलाव कर लें तो आप अपने एंकालोजिंग को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरह से करना है बदलाव? रिसर्च के हिसाब से समझिए। रिसर्च कहती है कि जो हाई स्टार्ची फूड्स हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है, उसमें क्लेब्सिला बैक्टीरिया अक्सर पनपने लग जाता है। और अगर आप इस तरह की डाइट कम लेना शुरू कर दो तो ये क्लेब्सिलिया बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, जो आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सफ़ेद चावल ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, आटा ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को डाउन करे, फर्ज कीजिए कि आप हल्दी का सेवन कर रहे हैं काली मिर्च के संग में, आप जो है सी बकथॉर्न ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, आप जो है मोरिंगा पाउडर को यूज़ कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं तो आप अपने भोजन के अंदर सलाद का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपने भोजन के अंदर अखरोट का सेवन ले रहे हैं, फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज का सेवन ले रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलरली ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि आपके शरीर को ऊर्जा तो दे पर आपका पेट फुलाने वाला काम ना करे। यानी आप अगर ऐसा देखा जाए तो मिलेट्स का अगर इस्तेमाल आप करते हैं, किनोआ हो गया या फिर बार्नयार्ड मिलेट, अलसी जो समा के चावल होते हैं वो हो गए, नहीं तो कुछ नहीं तो मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, चना, सूजी, दलिया, ओट्स, ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब भाई, दूसरा प्रोटोकॉल हो गया स्ट्रेचिंग। देखो भाई, डाइट आप कितनी भी अच्छी लो, अगर आप मॉर्निंग स्टिफनेस से परेशान हैं तो स्ट्रेचिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें जोर आजमाइश करने की आवश्यकता नहीं है, आपको होल्ड करना है। हमेशा समझिए, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को कभी भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी होती जिसमें उसको शरीर पे खींचतान करनी पड़े। उसको मांसपेशी को ताकत देनी है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, पोस्चर इंप्रूव करना है, तो होल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटने वाली एक्सरसाइज के बारे में, जैसे कि भुजंगासन कीजिए, त्रियक भुजंगासन करिए, यानी कोबरा पोज कीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप कैमल वॉक कर सकते हैं, कैमल वॉक आराम से करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप यहाँ पर पिजन पोज कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने हिप जॉइंट को फ्री करने की, सैक्रोइलियक जॉइंट की स्वेलिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी ग्लूटियस मसल्स को ताकत देते हैं, थाई की मसल्स को ताकत देते हैं। अब प्रोटोकॉल का जो तीसरा पार्ट है उसमें बेसिकली आप फिर से दोबारा होल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, पर यहाँ पर एक्सरसाइज आपके पूरी स्पाइनल कॉर्ड के पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए होती है, जिसमें कि आप ताड़ासन करेंगे, ताड़ासन में होल्ड करने की कोशिश करेंगे, आप चेयर पोज करेंगे, चेयर पोज में दीवार से सट के आप खड़े होंगे और वहां पे आप कोशिश करेंगे खुद को होल्ड करने के लिए। इसको हम वॉल सिट भी कह सकते हैं। इसी तरह आप वॉल स्ट्रेचिंग के बारे में सोचेंगे, जिसमें कि आप कोशिश करेंगे कि आप दीवार से टिके रहें और दीवार में ऊंचाई पर लगे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करें दोनों हाथों से।
हालांकि ये ताड़ासन की एक वैरायटी है, लेकिन ताड़ासन में आप बिना दीवार से हटके यानी दीवार से दूर होकर ताड़ासन करते हैं और आप वॉल स्ट्रेचिंग में दीवार से सट के ताड़ासन करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए वो ये कि देखो, चीनी का सेवन आपको कम से कम करना है, खासकर रिफाइंड शुगर, सफेद वाली चीनी का सेवन कम से कम करना है। नंबर 2, आपको क्लियरली समझना है कि भाई मैदा से दूरी बना के रखनी है, तो गेहूं का आटा भी लिमिटेड लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, दूध से बनी चीज़ों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर आप दूध को दही की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पनीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो बढ़िया। अगर आप खोए की तरह, रबड़ी की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। और मैं अब भी जानता हूँ कि इतनी बातें बताने के बाद भी ना आप कहोगे ये डॉक्टर बेकार है, फर्जी वीडियो बनाता है, इसकी बताई चीज़ें काम नहीं करती। लेकिन भैया, इसी प्रोटोकॉल से पेशेंट इंप्रूव होते हैं। पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आज मैं फिर दिखाता हूँ। सुनो ये भाई क्या कह रहे हैं, हमारे कितनी दूर से आते हैं दिखाने, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट है, कितना परेशान थे, खुद बताएंगे कि इलाज ने इनकी जिंदगी कैसे बदली है। हाँ जी शुभम भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप मेरे पास एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की कंप्लेंट लेके आए थे, यस सर। है ना? यस तो जब एनकालोजिंग की परेशानी पेशेंट लेके आए थे तो उस समय इनका सीआरपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, L3, L4, L4, L5, L5, S1 में डिस्क बल्ज था, यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और सैक्रोइलियाटिस था, और ये 18 फरवरी को पहली बार दिखाया था इन्होंने। यस बेटा इतना समय हो गया आपको इलाज कराते हुए, आप सर। कहाँ से आते हो मुझे दिखाने? मैं तो सर बनारस से आता हूँ। बनारस से आते हैं। यस सर। जब से आप मेरे इलाज में आए हैं, पहले के मुकाबले आपको कितना इम्प्रूवमेंट है? सर 100 में से तो 85% इम्प्रूवमेंट है। और जब मेरे पास आए थे उस समय क्या क्या तकलीफ रहती थी? उस टाइम तो सर बैठने में भी बहुत तकलीफ होता था, चलने फिरने में, यहाँ तक कि जो नी है वो भी सूज जाता था सर। बहुत सारी मतलब सुबह उठने में अकड़न सा महसूस होता था कमर में और नेक में सर। तो उस समय तुम कितनी दवाइयाँ खा रहे थे? उस समय सर बहुत दवाई खाए अंग्रेजी वगैरह, मगर बस उतना रिलीफ नहीं मिल पाया। मतलब जब तक दवाई खाता था तब तक कंट्रोल था, जैसे ही मतलब दवाई ख़त्म फिर असर चालू हुई, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होता था सर। और अब जब से तुम मेरी दवा खा रहे हो, पहले के मुकाबले तुमने बताया 85% बेटर हो, तो तुम्हें किस किस चीज़ में बहुत सुधार मिला है? सर कमर, पहला तो कमर के दर्द में जो अब बिल्कुल भी नहीं है कमर का दर्द, और जो थोड़ा जकड़न वकड़न था उस टाइम बहुत ज़्यादा, वो अब बिल्कुल भी नहीं है जकड़न। अब मैं चल ओल फिर भी अच्छे से सकता हूँ और गेम भी खेलता हूँ अच्छे से, दौड़ भी सकता हूँ। गेम कौन सा खेलते हो बेटा? गेम क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूँ। तो अब सोचो, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में कभी तुमने एक्सपेक्ट किया था तुम क्रिकेट खेल सकते हो? नहीं, उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रहा था, ना ही मेरा पैर खुल पा रहा था दौड़ने टाइम। अब तो मेरा सब चीज़ हो जाता है। हमने तुम्हें पैसे तो नहीं दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए? नहीं सर, आपने एक भी पैसा नहीं दिया है। तो आप हमारे इलाज से कितना संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट। चलो धन्यवाद बेटा, थैंक यू। इस वीडियो को दिखा के हम ये प्रूफ करना नहीं चाहते कि हम कितने अच्छे डॉक्टर हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी में अगर आप समझदारी से मरीज के हित में काम करेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। भाई देखो, होम्योपैथी के अंदर किताब खोल के बैठोगे ना तो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स के लिए 100-150 दवाइयों की लिस्ट तो बना के मैं भी आपको दे सकता हूं और कोई भी डॉक्टर दे सकता है। पर देखो, मरीज को इंप्रूव करने के लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करी कोई भी दवा उठाई मरीज ठीक, ऐसा नहीं होता है ना? तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक्सपीरियंस डॉक्टर से केस का डिस्कशन करिए, रिजल्ट मिलेंगे। चर्चा करते हैं दवाइयों के ऊपर। भाई देखो, दवाइयां आपको बतानी जरूरी है, नहीं तो कहोगे वीडियो बेकार थी, अधूरी थी। चलो भाई, सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। तो ऐसी दवाइयां जो कि आपकी मदद कर सके सेल्फ मेडिकेशन में, हम बात करेंगे सबसे पहले मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। भाई कुछ नहीं करना है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट हैं तो आप 2 मदर टिंचर्स लाके घर में रख लीजिए। पहला हो गया टीनोस्पोरा का मदर टिंचर और दूसरा हो गया यहाँ पे गुआकम का मदर टिंचर। अब देखो, टीनोस्पोरा है गिलोय, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये आपके शरीर में सूजन को कम करती है, यानी ये सीआरपी लेवल को डाउन करने में, ईएसआर को डाउन करने में मदद कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली HLA-B27 मार्कर पॉजिटिव होने के बाद जो स्टिफनेस आती है उसको इंप्रूव करती है। दूसरी हो गई गुआकम। गुआकम का मदर टिंचर बेसिकली एंटी रूमेटिक इफेक्ट दिखाता है, यानी गठिया जैसा प्रभाव जब शरीर में होने लग जाए तो उसको इंप्रूव करता है। और एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में क्या है, रीढ़ की हड्डी की गठियाई तो है। तो अगर आप ये दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करें और केवल 5-5 बूंद दवा आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार और लगभग 6 हफ्ते तक रेगुलर लेंगे
तो आप खुद देखिएगा आपकी जो ये ऐंठन होती है, जो दर्द होता है, जो मूवमेंट में आपको दिक्कत होती है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इफेक्टिव रेमेडीज हैं, हमेशा काम करती हैं। अब बात करते हैं दूसरी दवा के ऊपर जो कि है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। देखो भाई, बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि एक तो उनका ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लंबे समय तक ले सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहां पर आपको लानी चाहिए 2 बायोकेमिक रेमेडीज अपने घर के अंदर। पहली हो गई कैलकेरिया फ्लोर 6x, दूसरी हो गई सिलीशिया 6x। भाई देखो जब हमारे शरीर में ना इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, हमारे शरीर में स्टिफनेस आने लग जाती है, हमारा जो फिब्रिनस टिश्यू है ना वो हार्ड होने लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी बोनिन डिपॉजिट्स होते हैं हम सोचते हैं कैलकेरिया फ्लोर के बारे में। और देखो कैलकेरिया फ्लोर ऐसे केसेस में बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे वो आपकी हील की हड्डी बढ़ रही हो यानी एड़ी की हड्डी बढ़ रही हो, चाहे आपके शरीर के अंदर कहीं पे कोई गांठ बन रही हो, या फिर आपको एनकालोजिंग ही क्यों ना हो। दूसरी दवा है सिलीशिया 6x। ये क्या करती है? ये ऑटो इम्यून मॉड्यूलेशन करती है, यानी ये बेसिकली हमारे ऑटो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है, ये हमारी ऑटो इम्यूनिटी को रिलैक्स करने का काम करती है। जब भी हमारे शरीर को लगता है हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, उसके ऊपर अटैक करो और वो ऑटो इम्यूनिटी की तरह हमारे ही शरीर को सेल्स को खाती है, तो सिलीशिया एक ऐसी दवा है जो उसको इम्प्रूव करती है। ये सिर्फ इन्फेक्शन ही इम्प्रूव नहीं करती, ये ऐसे केसेस में जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, जहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, जहां पे जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो रही हो, वहां पर इनिशियल केसेस में इंप्रूवमेंट देती है और उसको स्लो डाउन करती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दोनों दवाइयों की, कैलकेरिया फ्लोर 6x 4 टैबलेट, सिलीशिया की 4 टैबलेट दिन में 3 बार, आप इसको रेगुलर कंज्यूम करो। पहले तो कोशिश करो 4 हफ्ते तक रेगुलर लो, 4 हफ्ते में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाए, दिन में 2 बार कर दो और फिर 4 हफ्ते लगातार लो। आप किसी भी ट्रीटमेंट के संग में दोनों दवाइयां लेंगे, आप खुद देखिएगा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी दवा के ऊपर। देखो भाई, तीसरी दवा हम कोई पोटेंशियल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जैसा मैंने बताया 100-150 दवाइयों की लिस्ट तो मैं भी दे सकता हूं ना। तो भाई क्लियरली आपको बता दूं, अगर मैं कोई भी दवा यहां पर आपको बता रहा हूं तो प्रोफेशन के संग में नाइंसाफी है, क्योंकि केस ऐसा है कि मरीज को बिना देखे दवा बताना बेकार है। हाँ, कॉम्बिनेशन रेमेडीज में आप आंख बंद करके दवा ले सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि सबसे ट्रस्टवर्दी दवा जो है वो है R73 स्पॉन्डोआर्थरिन ड्रॉप्स। भाई ये R73 ट्राइड एंड टेस्टेड दवाई है, जर्मन ब्रांड है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जर्मन ट्रस्ट होता है ना आपको वो भी रहेगा, ठीक है। इसके अंदर वही सेम दवाइयां पड़ी हैं, रेस्टोक्स है, ब्राइनिया, कॉस्टिकम, ढलकम, आरालिडम, ये दवाइयां हैं। टैबलेट में दवा लेने की इच्छा हो तो SBL की 80 टैबलेट लीजिए। आप इसको एक गोली दिन में 3 बार, जरूरत पड़ने पे 5 बार तक ले सकते हैं। सिमिलरली आप R73 ड्रॉप्स को अपनी जरूरत के हिसाब से 5 बूंद से लेके 10 बूंद तक आधा कप पानी में डाल के और इसको दिन में 3 से 5 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, खासकर पेन रिलीफ के लिए, और जो आपको स्टिफनेस हो गई है, क्रैम्पीनेस हो गई है, उसमें इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पे दवाइयां इफेक्टिव हैं। पर रिक्वेस्ट करेंगे भाई, देखो इस दवा को लेने का तरीका ये है कि दोनों में से कोई भी दवा लो, 3 से 5 दिन लो, इंप्रूवमेंट आ जाए, दवा को बंद कर दो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, बात समझ में आई हो। चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप देके जरूर जाएं। कुछ भी प्रॉब्लम हो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस से जुड़ी, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब जरूर दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई दवा खाई हो जिससे फायदा हुआ हो, बता दो भाई लोगों को। कई बार लोग ट्राई करते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे, आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम आपकी पूरी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।